मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो आज हम बात करेंगे कि कितने तरीके की फायर इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हो सकती हैं। पॉलिसीज़ को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, मेन पॉलिसीज़ और स्पेशल पॉलिसीज़। तो मेन टाइप पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। इसमें कई तरीके की पॉलिसीज़ इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहले है हमारा स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी का मतलब क्या है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमाउंट इंश्योर होगा और लॉस कितना भी हो हम उसका कंपैरिजन उस अमाउंट से करेंगे। अगर हमारा अमाउंट उस लॉस से कम है तो हम कम अमाउंट यानी कि वो पर्टिकुलर अमाउंट देंगे, और अगर हमारा लॉस उस अमाउंट से कम है तो फिर लॉस जितना अमाउंट ही कवर होगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। मान लीजिए आपने 10,000 का इंश्योरेंस करवाया है, दैट इज़ एश्योर्ड अमाउंट, राइट, और लॉस हमारा हुआ है 8,000 का, तो इंश्योर्ड पर्सन को 8,000 मिलेंगे। ठीक है, आपने 10,000 का इंश्योरेंस करवाया और लॉस हुआ हमारा 8,000 का, तो 8,000 ही रुपये मिलेंगे आपको। और अगर हम इसको उल्टा कर दें तो अगर हमारा 8,000 का इंश्योर्ड अमाउंट है लेकिन लॉस हमारा 10,000 का है, तो हम स्पेसिफिक अमाउंट ही देंगे, फिर हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो इसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक पॉलिसी। फिर आ रहा है वैल्यूड पॉलिसी। अब वैल्यूड पॉलिसी में क्या सीन रहेगा, यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा लॉस कितना है, हम आपको पर्टिकुलर अमाउंट देंगे ही देंगे चाहे लॉस कितना भी हो। हालांकि ये जो पॉलिसी है ये एक एक्सेप्शनल पॉलिसी है। यहाँ पे तो हम आपको अगर थोड़ा सा ध्यान में लाया जाए, आपके दिमाग में अगर वो चीज़ रिमाइंड करवाई जाए कि एक हमने प्रिंसिपल किया था, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिफिकेशन का। इंडेमनिटीफाई किस चीज़ को करना होता है, जो एक्चुअल लॉस होता है। अब अगर हमने 10,000 का लॉस हमारा हुआ है और हमने इंश्योरेंस 12,000 का करा रखा है, तो हमें वैल्यूड पॉलिसी के अंतर्गत 12,000 मिलेंगे, 10,000 नहीं मिलेंगे। इसका मतलब 2,000 हमारा का बेनिफिट हो गया। हालांकि ये जो वैल्यूड पॉलिसी है, मैं आपको बता रही हूँ, ये इंडेमनिटी के रूल का ऑपोजिट है। इंडेमनिटी के रूल को ये फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम इसको एक्सेप्शनल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, आपका लॉस कितना भी रहा हो। फिर तीसरे जो नंबर पे आ रहा है वो है एवरेज पॉलिसी। अब एवरेज पॉलिसी का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि हमारी जो एसेट है उसका मार्केट वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपए है और हमने इंश्योरेंस सिर्फ 8 लाख का करा रखा है। यानी कि हमने अपनी एसेट की मार्केट वैल्यू नहीं देखी और हमने मार्केट वैल्यू से कम का इंश्योरेंस करवा लिया। तो जब हमारा एक्चुअल लॉस होगा वो हमें प्रोपोर्शनेटली फिर उसका क्लेम मिलेगा। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हो। हमारे पास यहाँ एसेट थी 10 लाख की और इंश्योरेंस इन्होंने जो करवाया उसका 8 लाख का। तो इसका मतलब होता है कि हमने अपनी एसेट का सिर्फ 80% का इंश्योरेंस कराया। अब उसको जो लॉस हुआ, हम देख लेते हैं लॉस कितने का है। लॉस उनको हुआ है 7 लाख का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 7 के 7 लाख उसको मिल जाएंगे, यहाँ वो काम नहीं होगा, क्योंकि एवरेज पॉलिसी है ना। तो इस पॉलिसी में एक एवरेज क्लॉज डाला गया है। उस क्लॉज के अंतर्गत ये होता है कि आप अपनी एसेट की मार्केट वैल्यू के जितने परसेंट का इंश्योरेंस करवाते हैं, आपको आपके लॉस का उतना परसेंट ही क्लेम मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें 7 लाख का 80% यानी कि 5,60,000 ही मिलेगा, उससे जो है कम अमाउंट मिलेगा, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में हमने ये देखा कि हमने सिर्फ 80% का इंश्योरेंस करवाया था। हमने अपनी 10 लाख की पॉलिसी का 80% कराया था, तो 7 लाख का लॉस होने पर हमें 7 लाख नहीं मिलेगा, हमें 7 लाख का 80% ही मिल पाएगा। दैट इज़ द एवरेज पॉलिसी। नेक्स्ट पॉलिसी इज़ फ्लोटिंग पॉलिसी। अब फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? फ्लोटिंग पॉलिसी में ये सीन रहेगा कि जो ऐसे ट्रेडर्स हैं, जो ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं और उनकी गुड्स मूविंग स्टेज पे हैं, यानी कि उन्हें इतना आइडिया नहीं रहता एग्जैक्टली कि उनकी कितनी गुड्स किस समय गोडाउन में होंगी, लेकिन उन्होंने क्योंकि गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है तो अब उसका वो एक्चुअल बेस वैल्यू नहीं बता पाएंगे कि कितनी गुड्स किस समय गोडाउन में उपस्थित होंगी या नहीं होंगी। तो उस केस में ये फ्लोटिंग पॉलिसी उनके लिए फ़ायदे
में रहती है तो उसमें वो एक एवरेज क्लॉज के आधार पर एक एवरेज रेट ऑफ प्रीमियम जो है उनका फिक्स किया जाता है और उस आधार पर ही उनको क्लेम जो है दिया जाता है। ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए ही सूटेबल है जिनको अपने रॉ मटेरियल या स्टॉक की एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती और जो मूविंग कंडीशन में रहती है। ये तो हुई हमारी मेन टाइप पॉलिसीज़। अब हम बात करेंगे स्पेशल टाइप पॉलिसीज़ की या सब्सिडरी पॉलिसीज़ हम कह सकते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें आएगा नाम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का। नाम से क्लियर हो रहा है कि हम इसमें बहुत सारे टाइप के रिस्क जो है वो ऐड करते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, यस, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। हाँ, तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में हम देख रहे थे कि हमने बहुत सारे मैक्सिमम रिस्क को हमने कवर किया है और वो रिस्क जो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर नहीं होते, जैसे एक्सप्लोजन है, फ्लड्स हैं, रॉइड्स हैं, राइट। तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब थोड़ा हमने उसका जो एरिया है वो बढ़ा दिया है। रीइंस्टेटमेंट और रीप्लेसमेंट पॉलिसी, नाम से क्लियर हो रहा है कि हम जब भी एसेट का कोई डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी पूरी की पूरी एसेट ही चेंज कर देगी या फिर उसकी रिपेयर करवा के देगी। हमें वो एक्चुअल अमाउंट नहीं देगी बल्कि वो हमारी एसेट को रिप्लेस करवाएगी। तो इस तरीके से वो हमारा लॉस जो है वो रिकवर होगा। कॉन्सिक्वेशनल लॉस क्या होता है? ऐसे लॉस, ऐसे पॉलिसी जिस में ऐसे लॉस को कवर किया जाता है जो किसी पर्टिकुलर घटना का परिणाम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार स्ट्राइक्स हो जाती हैं या कई बार कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्रीज़ हो जाता है, कई बार कोई और कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो लॉस होते हैं उसको भी कवर किया जाता है इस पॉलिसी के तहत। ठीक है, हमारा काम रुक गया, हमारा प्रोडक्शन थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो गया जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट्स में लॉस हो सकता है, डेफिनेटली होगा वो। तो उस लॉस को कवर करने के लिए एक कॉन्सिक्वेशनल पॉलिसी जो है, लॉस पॉलिसी, वो बनाई गई है। नेक्स्ट इज़ डेक्लेरेशन पॉलिसीज़। अब डेक्लेरेशन पॉलिसीज़ में भी यही होता है कि जो ट्रेडर्स हैं जो उन्हें अपनी स्टॉक, अपनी गुड्स की वैल्यू जो है टाइम टू टाइम डिक्लेयर करनी होती हैं क्योंकि वो थोड़ी सी चेंजिंग या फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में रहेंगी। तो उस आधार पर ही उनका रिस्क जो है वो कवर होता है। इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी, इसमें इंडस्ट्री से के इंसेप्शन यानी कि इंडस्ट्री के जब निर्माण होता है वहाँ से लेकर उसके प्रोडक्शन तक की सारी एक्टिविटीज़ को इस पॉलिसी के तहत जो है वो कवरेज मिलती है। चाहे वो मशीनरी ब्रेकडाउन हो, चाहे वो कोई डकैती है या कोई मशीनरी या कोई टूट फूट है या कोई स्ट्राइक है या कुछ और इस तरीके की चीज़ें हैं। ब्लैंकेट पॉलिसी कहेगी उस पॉलिसी को जो, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ब्लैंकेट है, तो इसका मतलब इसमें क्या कवर हो गया है, एक ही पॉलिसी में हमने सारी एसेट्स को कवर कर दिया है। अब हमने यहाँ ये फ़र्क नहीं रखा कि एसेट कौन सी है, फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है या करंट एसेट है। इंश्योर्ड पर्सन ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी एसेट्स को उसने इंश्योरेंस करवाना है। तो वो एक तरीके से ब्लैंकेट पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है हमारी वो दो टाइप की हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्रोसीजर ऑफ टेकिंग अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम ये देखेंगे कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी हम किस तरीके से लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमें किस इंश्योरेंस कंपनी को चूज़ करना है। अब मार्केट में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, आप बहुत सारे एड्स देखते हैं, उसमें आपको पता लगता है कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो फायर इंश्योरेंस दे रही हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किस इंश्योरेंस कंपनी के आपसे अपना इंश्योरेंस करवाते हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट टास्क ऑफ इंश्योरर। उसके बाद हम एक फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म के तहत हम कंपनी को प्रपोजल देंगे कि हम आपकी कंपनी से अपनी एसेट्स, अपनी गुड्स को इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, चाहे उसमें नाम है, आपके बिज़नेस का टाइप है, कौन सी पॉलिसी आप लेना चाहते हैं, कितने का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, आपकी कंपनी का, आपकी फर्म का एड्रेस होगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी आपसे चाहेगी उस फॉर्म में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके अलावा आप जिस एसेट का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं उसका मार्केट वैल्यू आप देंगे। अगर मार्केट वैल्यू
आप नहीं देते तो उससे क्या होगा कि आपका इंश्योरेंस जो है वो अंडर इंश्योरेंस हो सकता है, तो उसमें फिर इन फ्यूचर आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद फिर जब हम एक ये फॉर्म भर लेंगे और कंपनी को हम दे देंगे तो कंपनी उसके तहत हमारा थोड़ा सा ये भी चेक करेगी कि हम किस तरीके के लोग हैं। मतलब अगर कोई मान लीजिए बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, बड़ा फेमस बिजनेसमैन है जिसकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, तो उसकी इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक आम आदमी है और एक अननोन पर्सन है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उसकी भी ऑब्वियसली गुडविल को तो हमें चेक करना होगा। तो कंपनी ये देखेगी कि वो किस तरीके का पर्सन है, उसकी एसेट्स क्या हैं, उसकी एसेट्स की वैल्यू क्या है, वो जिस एसेट का या जिस चीज़ का भी इंश्योरेंस करवाना चाहता है उसका किस तरीके का रिस्क हो सकता है, इसकी सराउंडिंग्स में क्या सिचुएशन हो सकती है। तो कंपनी अपने पार्ट पे जो भी उसकी इंक्वायरी है वो करेगी। तो सब्जेक्ट मैटर का सर्वे होगा और उसकी गुडविल के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। तो सर्वेयर इस तरीके से अपनी रिपोर्ट जो है कंपनी को सबमिट कराएंगे। अब जब सब कुछ ओके है और हमारी रिपोर्ट जा चुकी है सर्वेयर के थ्रू और हमने प्रपोज़ल फॉर्म भर के दे दिया है, अब कंपनी को ये देखना है कि वो हमारा फॉर्म एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करती है। अगर कंपनी को लगता है कि हमारे पार्ट पर कोई भी ऐसी कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो कंपनी हमारा प्रपोज़ल जो है एक्सेप्ट कर सकती है और इस तरीके से हमारा और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, जिसके तहत हमने प्रपोज़ल दिया और उन्होंने हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमें एक कवर नोट इशू होगा और ये कवर नोट कब इशू होगा, जब हम अपना प्रीमियम सबमिट करा देंगे। तो एक कवर नोट एक तरीके से एक एक्नॉलेजमेंट है, एक इंश्योरर को बांधने का एक तरीका है, जिसके तहत इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी अब ब्लॉक हो जाएगी हमारे इंश्योरेंस को कवर करने के लिए। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी हमें इशू कर दी जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपको आपकी पॉलिसी के तहत आपको किस किस तरीके से आपके कौन कौन सी चीज़ों से या क्या क्या चीज़ें हैं जो फायर इंश्योरेंस के तहत आपको उसका कवरेज मिल सकता है। तो एक इस तरीके से इस सारे स्टेप्स के दौरान हम एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है दैट इज़ क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर इन फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो अब यहाँ पर ये स्टेज है कि अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फायर का प्रॉब्लम आ गया है और हमारा कोई नुकसान हो गया है, तो हम उसका क्लेम कैसे करेंगे। क्लेम करने में सबसे पहला स्टेप है कि हमें उसका इंश्योरेंस की कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना होगा कि हमारे इस तरीके का नुकसान हुआ है, और राइटिंग में हम इंश्योरेंस कंपनी को इसकी सूचना देंगे और उसके साथ सारे एविडेंस लगाएंगे और कि हमारे लॉस का क्या एविडेंस है और उस लॉस को कम करने के लिए हमने क्या कोशिशें की उसका भी हमें एविडेंस देना होगा। एक तरीके से एक इंटीमेशन है कि एक सूचना है जो हमारे को हमारी इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अपना एक रजिस्टर है जिसका नाम क्लेम रजिस्टर होगा और वो कंपनी को बनाना है, रखना है। उस रजिस्टर में क्लेमेंट जो क्लेम कर रहे हैं उनके नाम, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, वो कितना क्लेम कर रहे हैं, उनका कितना क्लेम चाहिए और एक्चुअली उनको कितना क्लेम उनको पे किया गया, वो सारी जानकारी उस रजिस्टर में मेंटेन की जाती है। तो जैसे ही हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो हमें क्लेम रजिस्टर में हमारा नाम एंटर करेंगे और प्लस में हमें एक नंबर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, उसे बोलेंगे हम क्लेम नंबर। फिर उसके बाद एक क्लेम फॉर्म हमें दिया जाएगा कंपनी के द्वारा और उस फॉर्म को हमें सब भरना होगा, जिसमें वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमसे मांगेगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे या कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन उनको अपने क्लेम को देने के लिए उन्हें चाहिए वो हमसे वो मांग सकती हैं और उसमें हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इंस्पेक्शन और सर्वे, अब हमारा क्या सीन रहेगा, हमने क्लेम फॉर्म भर के उनको सबमिट करा दिया। अब उसके बाद वो अपने सर्वेयर के थ्रू एक्सीडेंट जो साइट है या जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है या जिस तरीके का नुकसान हुआ है उसकी सारी एक तरीके से इंक्वायरी करेगा। उनका सर्वेयर जो इंस्पेक्टर होगा वो सर्वे करेंगे और चेक करेंगे कि क्या रीज़न रहा है और रीज़न के क्या कॉजेज़ रहे हैं और किस तरीके से हम उसके जो वहाँ पे कोई अगर कोई जो भी प्रूफ हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे, बाकायदा उनकी फ़ोटोग्राफी होगी और ये सारी एक रिपोर्ट बनाकर सर्वेयर जो है वो कंपनी को सबमिट करेगा। उसके बाद कंपनी इन सारे सबूतों से, फ़ोटोग्राफ से अगर सेटिस्फाई हो जाती है और उन्हें लगता है कि हमारा क्लेम जेन्युइन है तो वो हमें एक वाउचर देंगे, इसका नाम होगा डिस्चार्ज वाउचर। उस वाउचर में हमें साइन करके कंपनी को वापस करना है।
पेमेंट ऑफ क्लेम, हमारा डिस्चार्ज वाउचर लेने के बाद कंपनी जो है उसके बाद हमें हमारा क्लेम का अमाउंट जो भी हमारा उन्होंने सेंक्शन किया है वो हमारे अकाउंट में डाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू, और इस तरीके से हमारा क्लेम जो है वो हमें मिल जाता है। लास्ट में है रिजेक्शन ऑफ क्लेम। अगर आपका क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाता है, अब देखिए क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्लेम आपका हमेशा एक्सेप्ट ही होगा। अगर आपने क्लेम गलत तरीके से डाला है या फ्रॉडुलेंट है या उस लॉस के उस एक्सीडेंट के जिम्मेवार आप हैं या आपकी लापरवाही से हुआ है या फिर आपने जानबूझकर ऐसा कोई सीन क्रिएट किया है या आपका ये जो लॉस है वो इंटेंशनल है और या फिर आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं था या आपने कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन छिपाई है, इन सारे केसेस में आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे स्टेप्स थे या बहुत सारा एक सिस्टम था, एक प्रोसीजर था जिसके थ्रू हम अपना क्लेम जो है वो ले सकते हैं कंपनी के से। तो ये था हमारा टॉपिक इस वीडियो के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।